Welcome to the class of stock market operations. Our topic for today is introduction to securities market, and then we will discuss about primary market. चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है। सिक्योरिटीज मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर बायर्स और सेलर्स इकट्ठे होते हैं व्यापार करने के लिए। किस चीज़ का व्यापार? सिक्योरिटीज का व्यापार करने के लिए इकट्ठे होते हैं। दे कम टुगेदर टू ट्रेड फॉर द सिक्योरिटीज। और सिक्योरिटीज में क्या सब आता है? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आता है। तो सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए, सिक्योरिटीज का व्यापार करने के लिए, उनको खरीदने या बेचने के लिए बायर्स एंड सेलर्स जहां पर इकट्ठे होते हैं, दैट मार्केट प्लेस इज नोन एज सिक्योरिटीज मार्केट। तो सिक्योरिटीज मार्केट कंपनीज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके कंपनीज कैपिटल इकट्ठा करती हैं, कैपिटल को रेज करती हैं, कैपिटल इकट्ठा करती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं, और उस पैसे का इस्तेमाल करके कंपनीज अपने ऑपरेशंस को, डे टू डे ऑपरेशंस को फंड करती हैं। और अगर कंपनीज को कुछ प्रोजेक्ट्स को एक्सपैंड करने के लिए पैसा चाहिए तो वो पैसा भी कंपनीज सिक्योरिटीज मार्केट के जरिए इकट्ठा कर सकती हैं। तो देखिए, ये इशूइंग कंपनी है जिसे पैसे की ज़रूरत है, और ये इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास सरप्लस मनी है, जिनके पास फालतू पैसा है, और ये पैसा अपना कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ये इशूइंग कंपनी है जो कि पैसे की ज़रूरत में है, इसे पैसे की ज़रूरत है। ये सिक्योरिटीज़ इशू करके इन्वेस्टर्स से कैपिटल रेज करती है, और इस कैपिटल को वो यूज़ करती है अपने डे टू डे ऑपरेशंस और अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो देखिए, सिक्योरिटीज़ मार्केट के टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार की सिक्योरिटीज़ मार्केट है। दो प्रकार की सिक्योरिटीज मार्केट होती हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है। वो नई सिक्योरिटीज जो कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कंपनी इशू कर रही है, उस मार्केट को आप कहते हैं प्राइमरी मार्केट, जहां पर नई सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल किया जाता है। एंड सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, जो ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं, उनको सेल परचेज किया जाता है। दैट मार्केट इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट। सो ये दो प्रकार की मार्केट्स हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी मार्केट के बारे में। प्राइमरी मार्केट को आप न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रांड न्यू सिक्योरिटीज को ऑफर किया जाता है सेल के लिए। तो यहाँ पर जो इशूइंग कंपनी है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू सिक्योरिटीज को, न्यू शेयर्स, न्यू डिबेंचर्स, न्यू बॉन्ड्स, जिनको पहले कभी मार्केट में फ्लोट नहीं किया गया, ऐसी न्यू सिक्योरिटीज को पब्लिक को ऑफर करती है फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे कि आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एक नई कार के साथ, ब्रांड न्यू कार के साथ, जिसको कि आपने बाई किया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, सो यहाँ पर देखिए, दिस इज एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन जिसके पास सरप्लस फंड्स हैं, जिसके पास फालतू फंड्स हैं जो ये कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहती हैं। और दिस इज़ अ कंपनी और गवर्नमेंट जो जिनको की पैसे की ज़रूरत है। इस पैसे से वो अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड करना चाहती है या अपने ऑपरेशंस को फंड करना चाहती हैं। तो ये कंपनीज या गवर्नमेंट बोरोवर्स हैं, इनको पैसे की ज़रूरत है। दे आर डेफिसिट ऑफ फंड्स, एंड इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस वो हैं जिनके पास फंड्स का सरप्लस है। दे आर सरप्लस इन फंड्स। तो ये अपने सरप्लस फंड्स को इन कंपनीज या फिर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी, और ये कंपनी जो है ये इन इंडिविजुअल्स को या इंस्टीट्यूशंस को नई सिक्योरिटीज, ब्रांड न्यू सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम इशू करेगी। ओके, अब फीचर्स क्या हैं प्राइमरी मार्केट के? द फर्स्ट फीचर इज इट इज रिलेटेड विद द न्यू इशू। यहाँ पर क्योंकि नई सिक्योरिटीज, फ्रेश सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, इसीलिए दिस मार्केट इज रिलेटेड विद द न्यू इशू। यहाँ पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को बाय सेल नहीं किया जाता। यहाँ पे फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज, बिल्कुल फ्रेश न्यू सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल, उनको ट्रेड किया जाता है। सेकेंड इज सिक्योरिटीज इशूड डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स। यहाँ पर जो कंपनीज हैं
वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज हैंड ओवर कर देती हैं। डायरेक्टली इन्वेस्टर्स जो कि निवेशक हैं, जिनसे उनको पैसा मिलने वाला है, उन इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं। थर्ड वन इज नो फिक्स्ड जोग्राफिकल प्लेस। मार्केट इज नॉट अ फिजिकल या फिर जोग्राफिकल प्लेस जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है। कोई फिक्स्ड जोग्राफिकल प्लेस नहीं है। कोई भी ऐसा प्लेस जहां पर सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे इंटरनेट के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, चाहे किसी फिजिकल प्लेस के थ्रू मार्केट बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, ऐसे सब प्लेसेस, ऐसे सब प्लेटफॉर्म्स को आप प्राइमरी मार्केट कहते हैं। सो देयर इज नो सच फिक्स्ड जोग्राफिकल प्लेस। कोई एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं है जहां पर जिसको आप कहें कि दिस इज अ प्राइमरी मार्केट। वेरियस मेथड्स ऑफ रेजिंग कैपिटल। कई तरीके से कंपनीज प्राइमरी मार्केट्स को यूज करके फंड्स रेज कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल पब्लिक ऑफर के द्वारा, आईपीओ के द्वारा, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के द्वारा, राइट शेयर्स इशू कर सकती हैं, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा शेयर्स को इशू कर सकती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो कई तरीके से कंपनीज प्राइमरी मार्केट को यूज करके कैपिटल रेज कर सकती हैं। नेक्स्ट इज कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट हमेशा पहले आती है। जो सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में ट्रेड की जाती हैं, उसके बाद उनको सेकेंडरी मार्केट में लेके जाया जाता है। सेकेंडरी मार्केट आप स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो प्राइमरी मार्केट में इशूड सिक्योरिटीज होती हैं, उनका व्यापार किया जाता है। एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर सकता है इन द सेकेंडरी मार्केट। सो जब तक सिक्योरिटीज को प्राइमरी मार्केट में नहीं लाया जाएगा, तब तक वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं हो सकती। दैट मीन्स सेकेंडरी मार्केट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। पर्पस ऑफ इशू, किस मोटिव से सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटीज को इशू करने का मोटिव है कि कंपनीज कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, या फिर अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती हैं, और इसके लिए उन्हें फंड्स चाहिए। इसीलिए वो प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज को इशू करती हैं। कंट्रोल, किसका नियंत्रण रहता है प्राइमरी मार्केट पर? कई तरह के रेगुलेशंस हैं जो कि प्राइमरी मार्केट पर रहते हैं, जिसमें सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी और कंपनीज एक्ट का कंट्रोल प्राइमरी मार्केट्स पर रहता है, ताकि इन्वेस्टर्स के साथ किसी तरह की चीटिंग ना हो पाए। हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे? देखो, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा कहाँ से आता है? प्राइमरी मार्केट के द्वारा। प्राइमरी मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनीज अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर अपने नए बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन के लिए फंड्स इकट्ठे कर सकती हैं। Now this is a very important question कि what are the role and functions of primary market? प्राइमरी मार्केट के क्या फंक्शंस हैं? तो इन फंक्शंस को मैंने डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में, जनरल फंक्शंस एंड स्पेसिफिक फंक्शंस। जनरल फंक्शंस आम फंक्शंस हैं, और स्पेसिफिक फंक्शंस कुछ खास फंक्शंस हैं। इनमें क्या सब आता है, एक एक करके आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले आम फंक्शंस यानी कि जनरल फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिए कि हम प्राइमरी मार्केट के रोल एंड फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो इसके जनरल फंक्शंस यानी कि आम फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन है दैट इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करता है? क्योंकि जो प्राइमरी मार्केट है वो सेविंग्स को मोबिलाइज करती है, सेविंग्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है, उन सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट का रूप देती है। मेरे पास कुछ फंड्स हैं जो कि मैंने सेव करके रखे हैं। अगर मैं उन फंड्स को किसी ऐसे पर्सन को, किसी ऐसी कंपनी को दे देती हूँ, तो वो कंपनी उसको एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट में डालेगी। तो पर्पस क्या है प्राइमरी मार्केट का? कि सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है। जो आइडल फंड्स हैं, सेविंग्स आर द आइडल फंड्स, उन आइडल फंड्स में हमें जान डालनी है
उन्हें हमें प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में लेकर जाना है, मोबिलाइज करना है, और ये फंक्शन बहुत ही बखूबी प्राइमरी मार्केट्स परफॉर्म करती हैं। सेकेंड इज एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। सेवर्स कौन है? जो जिनके पास सेविंग्स हैं, और इन्वेस्टर्स कौन है? जो कि उन सेविंग्स को कहीं पर प्रोडक्टिव एवेन्यूज में इन्वेस्ट करेंगे। तो सेवर्स और इन्वेस्टर्स में एक लिंक, एक चेन बनाता है कौन? प्राइमरी मार्केट। सेवर्स कौन है? सरप्लस यूनिट्स हैं, इनके पास फालतू पैसा है। और इन्वेस्टर्स कौन है? दे आर द डेफिसिट यूनिट्स। डेफिसिट यूनिट्स क्या है? इनके पास पैसे की कमी है। सेवर्स को क्योंकि इनके पास सरप्लस फंड्स हैं, सरप्लस यूनिट्स हैं ये, तो ये अपने पैसे को लेंड करते हैं। लेंड करना मतलब देना, उधार पर देना। ये अपने फंड्स को लेंड करते हैं, और ये जो डेफिसिट यूनिट्स हैं ये बोरोअर्स होते हैं, ये फंड्स को बोरो करते हैं फ्रॉम द सरप्लस यूनिट्स। ओके, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि सेवर्स आर द सरप्लस यूनिट्स एंड इन्वेस्टर्स आर द डेफिसिट यूनिट्स। तो सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स में लिंक क्रिएट करती है प्राइमरी मार्केट, ये इसका जनरल फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन इज इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज होगी? क्योंकि जब कॉमर्स, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, तो उस पैसे को यूज करके ये लोग प्रोडक्टिवली और प्रॉफिटेबली अपने फंक्शंस को पूरा करेंगे। कॉमर्स और इंडस्ट्री जितना ज़्यादा ग्रो करेगी, उतनी ही ज़्यादा कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज करेगी। सो दीज आर द फर्स्ट 3 जनरल फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट। कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करना, कैसे? सेविंग्स को मोबिलाइज करना इनटू इन्वेस्टमेंट्स। सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स में लिंक क्रिएट करना, एंड थर्ड वन इज नेशनल इनकम को बढ़ाना। Next in general functions is it channelizes funds from unproductive resources like gold, jewelry, etc. to productive resources. अगर मेरे पास सेविंग्स हैं तो मेरे पास ऑप्शन है। अगर मेरे पास कोई प्रोडक्टिव एरियाज नहीं हैं तो मैं उन सेविंग्स को हो सकता है गोल्ड या फिर ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर दूं। दीज आर द अनप्रोडक्टिव रिसोर्सेज। इससे कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इससे कंट्री को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन यही अगर मैं अपनी सेविंग्स को प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर दूंगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी को उसके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ये फंड्स दे दूंगी, तो ऑब्वियसली मैं एक प्रोडक्टिव जगह पर अपने फंड्स को यूटिलाइज कर रही हूँ। तो प्राइमरी मार्केट का ये फंक्शन क्या है कि फंड्स को चैनलाइज करती है ये मार्केट फ्रॉम अनप्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। एंड द लास्ट जनरल फंक्शन इज इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं, जो मॉनेटरी एसेट्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे टू द प्रोडक्टिव फिजिकल एसेट्स। इससे बिल्डिंग्स बनेंगी, इससे प्लांट्स खड़े होंगे। अगर आप गवर्नमेंट को फंड्स दे रहे हो तो रोड्स बनेंगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे। सो आपकी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं ये प्रोडक्टिव फिजिकल एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सो दीज आर द 5 जनरल फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट, एंड दीज आर द स्पेसिफिक फंक्शंस, खास फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट, जिसमें 3 पार्ट्स आते हैं आपके। द फर्स्ट वन इज ओरिजिनेशन, सेकेंड इज अंडरराइटिंग, एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, अब ओरिजिनेशन में क्या है? मान लीजिए आप एक कंपनी है, इशूइंग कंपनी है, जिसे पैसे की जरूरत है, तो आप मार्केट में अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल लेकर जाएंगे। अब उस प्रोजेक्ट प्रपोजल को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, प्रॉपरली देखा जाएगा कि क्या इसमें इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स ठीक हैं। इस प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स को प्रॉपरली एनालाइज किया जाएगा। और ये एनालिसिस कौन करता है? ये एनालिसिस मर्चेंट बैंकर्स करते हैं। मर्चेंट बैंकर कोई भी हो सकता है, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई भी निजी फर्म मर्चेंट बैंकर हो सकती है। और ये मर्चेंट बैंकर क्या करेगा? जब इशूइंग कंपनी अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल लेकर आएगी कि देखिए मुझे 1 करोड़ रुपए के फंड्स की जरूरत है, और ये फंड्स मुझे मार्केट में शेयर्स इशू करके इकट्ठे करने हैं, और इस
इन फंड्स को मैं यूज करूंगा इस जगह पर, इस बिजनेस में, तो इन सब एस्पेक्ट्स को चेक कौन करता है? मर्चेंट बैंकर्स चेक करते हैं कि वो प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं, वो प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और टेक्निकली वायबल है या नहीं। और इस फंक्शन को कौन अदा करता है? मर्चेंट बैंकर्स अदा करते हैं। एंड इट स्टार्ट्स बिफोर एन इशू इज एक्चुअली फ्लोटेड इन द मार्केट। बिफोर कि आप शेयर्स को मार्केट में एकदम से लॉन्च कर दो, फ्लोट कर दो, उससे पहले ओरिजिनेशन का फंक्शन पूरा किया जाता है। तो ओरिजिनेशन में दो सर्विसेज हैं। क्या सर्विसेज हैं? फर्स्ट इज कि आपको इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स को केयरफुली स्टडी किया जाता है। एंड सेकेंड इज एडवाइजरी सर्विसेज। एडवाइजरी सर्विसेज में मर्चेंट बैंकर्स कंपनी को ये बताएंगे कि अगर वो इशू फ्लोट करना चाहते हैं तो वो इशू शेयर्स के द्वारा होना चाहिए, बॉन्ड्स के द्वारा होना चाहिए, डिबेंचर्स के द्वारा होना चाहिए, मतलब टाइप ऑफ सिक्योरिटीज क्या होनी चाहिए। अगर आप इशू को प्राइस कर रहे हैं तो इशू जो है वो पार पर इशू होना चाहिए, डिस्काउंट पर इशू होना चाहिए या प्रीमियम पर इशू होना चाहिए। आई होप ये तीन कंसेप्ट्स आप समझते हैं, एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। टाइम ऑफ फ्लोटिंग द इशूज, किस टाइम पर आपको शेयर्स को फ्लोट करना है मार्केट में, सिक्योरिटीज को फ्लोट करना है मार्केट में। एंड मेथड्स ऑफ इशू, किस प्रकार से, किस मेथड को यूज करके आपने सिक्योरिटीज को मार्केट में फ्लोट करना है। तो ये एडवाइजरी सर्विसेज भी ओरिजिनेशन के फंक्शन के अंडर आती है। तो प्राइमरी मार्केट में जो मर्चेंट बैंकर्स बैठे हैं वो ओरिजिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स के थ्रू, और साथ ही साथ एडवाइजरी सर्विसेज भी कंपनीज को देते हैं, ताकि अगर वो सिक्योरिटीज को मार्केट में फ्लोट करें तो दैट इशू शुड बी अ हिट एंड नॉट अ फ्लॉप शो। नेक्स्ट स्पेसिफिक फंक्शन इज अंडरराइटिंग। अंडरराइटर कौन होता है? जब कंपनी मार्केट में शेयर्स को इशू करती है तो पूरे चांसेस हैं कि पब्लिक सारे के सारे शेयर्स को सब्सक्राइब ना करे। कुछ शेयर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती है। तो ऐसे में कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? कंपनी जो बाकी रिमेनिंग शेयर्स हैं वो अंडरराइटर को सेल कर देती है, अगर उस कंपनी के साथ उसका अंडरराइटिंग एग्रीमेंट हो रखा है। तो अंडरराइटिंग एक तरह से कंपनी को इंश्योर करता है कि अगर कंपनी के सारे शेयर्स नहीं बिकेंगे तो जो अंडरराइटर है वो बाकी के शेयर्स को बाय करने का वादा करता है। तो एक तरह से ये जो एग्रीमेंट है ये कंपनी को इंश्योर करता है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो जाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करके फंड्स इकट्ठा करना चाहती है। अब कंपनी जब इशू को फ्लोट करती है तो पब्लिक सिर्फ 70,000 शेयर्स को सब्सक्राइब करती है, बाकी 30,000 शेयर्स अभी भी अनसब्सक्राइब्ड हैं। तो अब कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि कंपनी ने अंडरराइटिंग एग्रीमेंट ऑलरेडी कर रखा है तो इशूइंग कंपनी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो रिमेनिंग 30,000 शेयर्स जिनको पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि अभी भी अनसब्सक्राइब्ड हैं, इनको अंडरराइटर बाय कर लेगा अपने फंड्स को यूज करके। सो कंपनी के पास पूरे के पूरे 1 लाख शेयर्स सब्सक्राइब हो जाएंगे। कंपनी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के द्वारा कंपनी को ये श्योरिटी रहती है कि अगर उसके द्वारा इशू किए गए शेयर्स को पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती तो उसके शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड हो जाएंगे, और उनको अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स को कौन खरीदेगा? अंडरराइटर खरीदेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर पूरे के पूरे 1 लाख शेयर्स को पब्लिक सब्सक्राइब कर लेती है तो क्या अंडरराइटर की अब कोई लायबिलिटी बनती है? एब्सोल्युटली नॉट। अगर पब्लिक पूरे के पूरे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेती है तो अंडरराइटर की लायबिलिटी वहीं पर खत्म हो जाती है। अंडरराइटर की लायबिलिटी सिर्फ वहीं तक है, सिर्फ उन्हीं शेयर्स तक है जो शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं करे, जो कि अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स हैं। ओनली फॉर दैट अंडरराइटर इज लायबल। The last specific function of primary market is distribution.
अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि सिक्योरिटीज को एक्चुअली में सेल करना टू द इन्वेस्टर्स, निवेशक तक सिक्योरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। और मार्केट में ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ब्रोकर्स एंड एजेंट्स होते हैं जो कि शेयर्स को, सिक्योरिटीज को एक्चुअली में इन्वेस्टर्स तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये ब्रोकर्स और एजेंट्स ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है विद द अल्टीमेट इन्वेस्टर्स। इसीलिए जो इशूइंग कंपनीज हैं वो ब्रोकर्स एंड एजेंट्स को हायर करती हैं ताकि जो सिक्योरिटीज हैं वो इनके द्वारा इन्वेस्टर्स तक पहुंच जाएं। सो दीज आर द 3 स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट: ओरिजिनेशन, अंडरराइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिनेशन में मार्केट में कौन बैठा है जो कि ओरिजिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है? मर्चेंट बैंकर्स हैं। मर्चेंट बैंकर्स कमर्शियल बैंक्स भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं और प्राइवेट फर्म्स भी हो सकते हैं जो कि मर्चेंट बैंकर्स का रोल अदा करते हैं। सो मर्चेंट बैंकर्स ओरिजिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अंडरराइटिंग का फंक्शन आता है। मार्केट में अंडरराइटर्स बैठे हैं जो कि अंडरराइटिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड लास्ट कम्स द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो कि परफॉर्म किया जाता है बाय ब्रोकर्स एंड एजेंट्स, तो जो कि सिक्योरिटीज को एक्चुअली में इन्वेस्टर्स तक पहुंचाते हैं। सो दीज आर सम रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट, जिसको कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जनरल एंड स्पेसिफिक। नाउ दिस इज येट अनदर important question from the primary market कि किन मेथड्स के थ्रू सिक्योरिटीज को प्राइमरी मार्केट में सेल किया जाता है। दीज आर द फ्यू मेथड्स, जिसमें फर्स्ट है प्रोस्पेक्टस इशू करके, सेकंड है ऑफर फॉर सेल, थर्ड इज प्लेसमेंट मेथड, फोर्थ इज टेंडर मेथड, फिफ्थ इज राइट्स इशू एंड सिक्स्थ इज बोनस इशू। अगर हम पब्लिक इशू बाय प्रोस्पेक्टस की बात करें तो 3 तरीके से सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है: डायरेक्ट सेलिंग, सेल थ्रू इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरीज एंड अंडर रिटन प्लेसमेंट। सो एक एक करके इन सब मेथड्स को डिस्कस करते हैं। नाउ द फर्स्ट मेथड इज पब्लिक इशू बाय प्रोस्पेक्टस। अब देखिए, प्रोस्पेक्टस के बारे में आपने कंपनीज एक्ट में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है कि प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है और कंपनी अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में क्यों फ्लोट कर रही है, उन सिक्योरिटीज को फ्लोट करके जो पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे से कंपनी क्या एक्टिविटीज करेगी, कहाँ पर उन फंड्स को इन्वेस्ट करेगी, इस बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है कहाँ पर? प्रोस्पेक्टस में। सो पब्लिक इशू बाय प्रोस्पेक्टस में दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल। मोस्टली कंपनीज इसी मेथड के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज को फ्लोट करती हैं मार्केट में। अंडर दिस मेथड एक जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है और प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक को इनवाइट करती है कि पब्लिक सिक्योरिटीज को अप्लाई करे। इस मेथड को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट सेलिंग है, सेल थ्रू इंटरमीडियरीज है एंड अंडर रिटन प्लेसमेंट है। सो प्रोस्पेक्टस वाले मेथड में जो फर्स्ट मेथड है आपका डायरेक्ट सेलिंग, एज द नेम सजेस्ट्स, डायरेक्ट सेलिंग में जो इशूइंग कंपनी है वो डायरेक्टली अपने शेयर्स को सेल करती है, किसे? इन्वेस्टर्स को। ये मेथड वहाँ पर सक्सेसफुल होता है और वहाँ पर एम्प्लॉय किया जाता है जहाँ पर कंपनी ने सिर्फ कुछ ही स्मॉल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को ही अपने शेयर्स इशू करने हैं। स्मॉल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेंगे। सो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तब ऑप्ट करती है जब जो निवेशक हैं उनका नंबर स्मॉल है, स्मॉल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकती है। यहाँ पर कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को कन्विंस करती है। कैसे कन्विंस करती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करके या फिर पर्सनल मीटिंग्स करके, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस के द्वारा वो लार्ज इन्वेस्टर्स को कन्विंस करती है कि उस कंपनी के शेयर्स को खरीदा जाए। दिस इज इकोनॉमिकल मेथड, सस्ता मेथड है। सस्ता मेथड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत हाई लेवल की एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है, तो यहाँ पर आपके जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चा है, वो बचता है। और दूसरी बात ये, क्योंकि आपने यहाँ पे मिडल मैन नहीं रखे हैं,
आप डायरेक्टली जाके निवेशकों को अप्रोच कर रहे हो, आपके इंटरमीडियरीज नहीं है, मिडलमैन नहीं है, बीच के पर्सन्स नहीं है, तो आपकी जो कमीशन है, जो आपने उन मिडलमैन को कमीशन देनी है, उस कमीशन का खर्चा भी कंपनी का बच जाता है। दिस इज अ चीप मेथड, इकोनॉमिकल मेथड है, खर्चा बच जाता है, कमीशन नहीं देनी पड़ती मिडलमैन को, इसीलिए दिस इज अ चीप मेथड। लेकिन ये मेथड आप वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते जहाँ पर जो इन्वेस्टर्स का नंबर है वो लार्ज है, जहाँ पे बहुत बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको आप अप्रोच करना चाहते हो, वहाँ पर आप डायरेक्ट सेलिंग वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे? जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी एक एक इन्वेस्टर को जाकर अपने शेयर्स सेल नहीं कर सकती, वहां पर कंपनी हेल्प लेती है इंटरमीडियरीज की। इंटरमीडियरी कौन है? एक मिडलमैन है जो कि कंपनी और इन्वेस्टर के बीच का पर्सन है, जो कि दोनों में लिंक क्रिएट करेगा। सो यहाँ पर कंपनी हेल्प लेती है इंटरमीडियरीज की या फिर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की, और वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कौन हो सकते हैं? मर्चेंट बैंकर्स हो सकते हैं, ब्रोकर्स हो सकते हैं, जो कि कंपनी को हेल्प करेंगे उसकी सिक्योरिटीज को मार्केट करने में, उसकी सिक्योरिटीज को सेल करने में। तो ये एजेंसीज जो हैं, ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगी, इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी ताकि वो कंपनी की सिक्योरिटीज को बाय करें। ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज या फिर इंटरमीडियरीज हैं, ये फ्री में तो ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगी, इसके लिए ये एजेंसीज कंपनी से कमीशन चार्ज करती हैं। जितनी सिक्योरिटीज सेल होंगी उसके हिसाब से कमीशन का परसेंटेज रखा जाता है, और ये कमीशन चार्ज करेंगी ये एजेंसीज फ्रॉम द इशूइंग कंपनी। लेकिन ये मेथड ये गारंटी नहीं देता कि इशूइंग कंपनी के सारे शेयर्स बिक ही जाएंगे। दे आर नॉट अंडर राइटर्स, ये सिर्फ बीच का काम कर रहे हैं, इंटरमीडिएशन का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं दे रहे कि कंपनी की सारी सिक्योरिटीज बिक ही जाएंगी। ओके? क्योंकि इंटरमीडिएशन वाला मेथड कंपनी को ये श्योरिटी नहीं देता कि कंपनी के सारे शेयर्स बिक जाएंगे, इसीलिए कंपनी थर्ड मेथड अडॉप्ट कर सकती है, दैट इज अंडर रिटन प्लेसमेंट, जो कि हम ऑलरेडी अंडर राइटिंग वाले कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कंपनी अंडर राइटर्स को अप्रोच करती है और अंडर राइटर्स के साथ एग्रीमेंट करती है कि तुम मेरे बिहाफ पे सिक्योरिटीज को सेल करोगे, और इन केस अगर वो सिक्योरिटीज नहीं बिकती तो अंडरराइटर वो सिक्योरिटीज को बाय करेगा। ओके? ये कंसेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आइए एक बार फिर से एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी जो कि शेयर्स इशू कर रही है, 5 लाख शेयर्स इशू कर रही है, 10 रुपए का एक शेयर है। यहाँ पर जो पब्लिक है वो 3 लाख शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर देती है, लेकिन अभी भी 2 लाख शेयर्स ऐसे हैं जो कि पब्लिक ने बाय नहीं करे। तो ये 2 लाख शेयर्स कौन बाय करेगा? अंडरराइटर बाय करेगा थ्रू इट्स ओन फंड्स। ओके? सो पब्लिक इशू ऑफ प्रोस्पेक्ट बाय प्रोस्पेक्टस में आपके पास 3 तरीके हैं, कंपनी के पास 3 तरीके हैं जो कि यूज कर सकती है कंपनी। फर्स्ट इज डायरेक्ट सेलिंग, दूसरा इंटरमीडियरीज के थ्रू, तीसरा अंडर रिटन प्लेसमेंट। नेक्स्ट मेथड आता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में मार्केट में कुछ इशू हाउसेस हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इशूइंग कंपनी के सारे सिक्योरिटीज को बाय कर लेंगे फॉर अ फिक्स्ड प्राइस। तो जो इशूइंग कंपनी है वो अपनी सारी सिक्योरिटीज को सेल कर देगी, किन्हें? इन इशू हाउसेस या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, एक फिक्स्ड प्राइस पे। फॉर एग्जाम्पल वो फिक्स्ड प्राइस है 100 रुपये, तो 100 रुपए के हिसाब से अपनी सिक्योरिटीज को ये इशूइंग कंपनी इन इशू हाउसेस को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सेल कर देगी। यहाँ पर ये इशूइंग कंपनी ऐसा क्यों करेगी? इशूइंग कंपनी को पैसे की बहुत ज़रूरत है। इशूइंग कंपनी वेट नहीं कर सकती उस सब तामझाम के लिए जो कि हमने पिछले मेथड में पढ़ा था। पिछले मेथड में क्या था कि आपको प्रोस्पेक्टस बनाना है, फिर आपको मिडलमैन को अप्रोच करना है, फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन करवाओगे। कंपनी के पास इतना वक्त नहीं है, कंपनी को पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए कंपनी डायरेक्टली अप्रोच करती है इस इशू हाउसेस को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और इनको जाकर अपनी सारी की सारी सिक्योरिटीज सेल कर देती है एक फिक्स्ड प्राइस पर।
उसके बाद ये इशू हाउसेस आगे उन सिक्योरिटीज को किस रेट पर सेल करते हैं, इससे इशूइंग कंपनी का कोई वास्ता नहीं है। सो ये इशू हाउसेस आगे क्या करते हैं, अपने बिहाफ पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एड निकालते हैं और पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि पब्लिक आकर वो सिक्योरिटीज बाय करे। एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कौन निकाल रहा है, इशूइंग कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाल रही। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कौन निकाल रहा है, इशू हाउसेस या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और ये एडवर्टाइजमेंट ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटीज जो इन्होंने इशूइंग कंपनी से फिक्स्ड प्राइस पर ली थी, इन सिक्योरिटीज को अब ये इशू हाउसेस आगे पब्लिक को या फिर इन्वेस्टर को सेल करना चाहते हैं एट अ मच मच हायर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, ये 100 रुपए की सिक्योरिटीज इन्होंने बाय करी थी, इस 100 रुपए की एक सिक्योरिटी को अब ये बेचेंगे आगे डबल द प्राइस पे या फिर हो सकता है ट्रिपल द प्राइस पे। तो यहाँ पर जो इशू हाउसेस हैं वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर जाते हैं इस मेथड को यूज करके। सो दिस मेथड इज ऑफर फॉर सेल। देखिए क्या है ऑफर फॉर सेल मेथड में। अंडर दिस मेथड जो इशूइंग कंपनी है वो अपनी सिक्योरिटीज को बेच देती है, किन्हें, इशू हाउसेस को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एट अ फिक्स्ड प्राइस। उसके बाद जो इशू हाउसेस हैं ये आगे एडवर्टाइजमेंट इशू करते हैं और उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ऑफर फॉर सेल करते हैं इन्वेस्टर्स को कि वो इन्वेस्टर्स आएँ और उनको सेल के लिए ऑफर करें और ऐसी सिक्योरिटीज को वो सेल कर देते हैं आगे एट अ मच हायर प्राइस, मेकिंग अ हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज प्लेसमेंट मेथड। प्लेसमेंट मेथड में जो इशूइंग कंपनी है वो सेल कर देती है अपने सिक्योरिटीज को टू द इंटरमीडियरीज, बीच के पर्सन को, इंटरमीडियरीज को सेल कर देती है। वो इंटरमीडियरीज ब्रोकर्स, इशू हाउसेस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं और ये इंटरमीडियरीज आगे सिक्योरिटीज को प्राइवेटली प्लेस कर देती हैं, प्राइवेटली सेल कर देती हैं अपने क्लाइंट्स को। अगर कंपनी चाहे तो इंटरमीडियरीज की हेल्प लिए बिना भी अपने शेयर्स को प्राइवेटली प्लेस, प्राइवेटली सेल कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ प्राइवेटली हो रहा है, गुपचुप के हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर सेबी ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स को कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू सेल कर सकती है। तो टेंडर मेथड में जो इशू प्राइस है दैट इज नॉट प्री डिटर्मिन्ड, ये पूर्व निर्धारित नहीं होता। जैसे कि पुराने मेथड्स थे जो हमने पहले 3 मेथड्स डिस्कस करे हैं, इसमें कंपनी पहले से ही इशू प्राइस डिक्लेयर कर देती है कि 100 रुपए का शेयर होगा या 200 रुपए का शेयर होगा, दैट इज प्री डिटर्मिन्ड। लेकिन टेंडर मेथड में इशू प्राइस पूर्व निर्धारित नहीं होता। यहाँ पर कंपनी जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो कि आपके इशू में इन्वेस्ट करना चाहती हैं उनसे बिड्स इनवाइट करती है, उन्हें कहती है कि बोली लगाओ, अपनी बोलियां बताओ, अपना ऑफर प्राइस बताओ, अपना मैक्सिमम प्राइस बताओ जिस प्राइस पर आप सिक्योरिटीज को बाय करना चाहते हो। सो द पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन द टेंडर, वो जो पार्टीज हैं जो सिक्योरिटीज को बाय करना चाहती हैं वो अपना मैक्सिमम ऑफर प्राइस बताती हैं जिस प्राइस पर वो सिक्योरिटीज को बाय करना चाहते हैं और कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो बाय करना चाहते हैं, ये डिस्क्लोज किया जाता है टू द कंपनी। और जब अलग अलग पार्टीज अपनी बिड्स को सबमिट करती हैं तो कंपनी डिसाइड करती है कि प्राइस क्या होना चाहिए। ओके, एक तरह से आप ये लगा लो कि आप कोई प्रोडक्ट सेल करने गए हो मार्केट में, तो आप उस प्रोडक्ट का प्राइस खुद नहीं बता रहे हो कस्टमर को, आप कस्टमर से पूछ रहे हो कि आप इसका कितना प्राइस देना चाहते हो। तो ऐसे 10 कस्टमर्स हैं, आपने 10 कस्टमर्स से उनका जो प्राइस पे वो प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, आपने उन 10 कस्टमर से उस प्राइस के बारे में बिड्स कलेक्ट कर ली और उन बिड्स के हिसाब से आप डिसाइड कर रहे हो कि आप उस प्रोडक्ट को किस अमाउंट पर सेल करोगे। इट्स जस्ट लाइक दैट। नाउ व्हाट्स इन राइट्स इशू। राइट एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी आपके कंपनी के पहले से ही शेयर्स हैं, आप अब नया इशू
लेकर आ रहे हो मार्केट में, तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 81 में ये कहा गया है कि जो आपकी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, आपको सबसे पहले उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या वो शेयर्स बाय करना चाहते हैं। तो राइट्स इशू इज एन इनविटेशन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो ऑलरेडी आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, आपको सबसे पहले उनको इनवाइट करना पड़ेगा कि वो आपके नए शेयर्स को सब्सक्राइब करें। उनको ऑप्शन दिया जाएगा। व्हाट इज अ राइट? राइट क्या है? राइट इज सिंपली एन ऑप्शन। ये एक ऑप्शन है जो कि आप दे रहे हैं किसे? टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, कि वो आपकी नई सिक्योरिटीज को बाय कर सकते हैं, और बाय करने के लिए जो प्राइस होगा दैट विल बी अ प्रिविलेज्ड प्राइस। नाउ व्हाट इज अ प्रिविलेज्ड प्राइस? मान लीजिए कि आप नॉर्मल पब्लिक को 100 रुपए का शेयर बेच रहे हैं, तो राइट्स इशू में जो आप प्राइस रखेंगे दैट विल बी लेस देन द प्राइस दैट यू आर ऑफरिंग टू द पब्लिक। जो आप पब्लिक को प्राइस ऑफर कर रहे हैं उससे कम प्राइस पर आप राइट्स इशू निकालते हैं। मान लीजिए 90 रुपीज़ पर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दे रहे हैं कि वो आपके नए शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकता है। इसके लिए आप स्पेसिफाइड टाइम पीरियड देते हैं कि 1 मंथ के अंदर अंदर या 2 मंथ्स के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करें। इन केस वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप उस सस्ते दाम पर 90 रुपीज़ पर वो शेयर्स को आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सेल कर देंगे। और इन केस अगर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप ये शेयर्स पब्लिक को सेल कर सकते हैं। तो जब भी कंपनी नए शेयर्स को फ्लोट करती है तो उस कंपनी को कंपनीज एक्ट के सेक्शन 81 के थ्रू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से पूछना होगा कि क्या वो शेयर्स नए शेयर्स को बाय करना चाहते हैं या नहीं। ऑप्शन देना पड़ेगा। नाउ द लास्ट मेथड इज बोनस इशू। बोनस इशू में कंपनी अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना उनसे कुछ चार्ज किए उनको फ्री में शेयर्स इशू कर देती है। किसे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जिन शेयर होल्डर्स के पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी अनाउंस करती है 4:1 का बोनस इशू, तो यहाँ पर जिन शेयर होल्डर्स के पास कंपनी का एक शेयर है उनको उस एक शेयर के बदले में 4 शेयर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इन्वेस्टर के पास 10 शेयर्स हैं तो उन 10 शेयर्स के बदले में उस इन्वेस्टर को टोटल 40 शेयर्स फ्री के मिल जाएंगे, बोनस में मिल जाएंगे। ओके, तो उस शेयर होल्डर के पास टोटल 50 शेयर्स हो जाएंगे। सो दिस इज bonus issue. That's all for this session. Thank you.